कोई भी कमेंटेटर सामने वाली टीम जब जीतती है और कन्विंसिंगली जीतती है और एक पैटर्न दिखता है तो वो बोलेगा ही ना, और जीतती हुई दिखाई दे रही है, में वो जीत की खुशी नजर आती है, बिल्कुल किसी देश का, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, वो आपको नजर आएगा। और यही पैटर्न कहीं ना कहीं इसमें से आखिर किसकी बड़ी हार हुई है, क्योंकि दोनों देखिए, अब शक्ति सिंह का मैंने वीडियो देख लिया, मैंने लजाइली का ढोल टोला वही वाला हाल है, मतलब कितनों हार जाए, कितनों चप्पल जूता पड़ जाए, फिर भी झाड़ के खड़ा हो जाना है जो बोले उसको कि उसने कहा गलती की है। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ना मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना, तो ना मैं रोकने वालों में से जी। दुख इस बात का लगता है कि जब मौका था बदलाव का तो बदलाव नहीं हुआ जी। लोकतंत्र की खूबसूरती बदलाव में है, और हम लोग बैठ कर 25 चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल अपने दम पर नहीं जी। और रही बात नीतीश कुमार के इस चुनाव में हारने की, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हार इस चुनाव में यही है कि सारा का सारा ईंधन एक ही लगाने के बाद इस उपचुनाव में पंचायत वाइज मंत्रियों का ठाटा लगा हुआ था, बैठे हुए थे, बोल दिया, तो आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया। पार्टी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार आगे कहते हैं सही तो बोले, गलत क्या बोले, नहीं की बात तो गलत बोल के बोले, अरे अभी तक माफी नहीं मांगे हैं भाई, बिल्कुल माफी मंगवाइए, अरे तो 25 में जाएंगे कुर्सी हाथ से। और मैं ये नहीं कहूँगा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई ऐसा करते जी, इसीलिए है ना जी जी जी। अब दूसरी बात खाली मुंह से नहीं बोले, मुंह से हकीकत करके दिखता हुआ तो वोट मिलता ना, वोट कहाँ मिला, तीसरे नंबर पर आ जाता है ना। बीमा भारती की हार नहीं है, तेजस्वी यादव की हार है, वो जदयू में। विशेष पंचनामा देख रहे हैं आप। रुपौली का परिणाम आ गया है, और रुपौली का परिणाम खास करके अगर देखा जाए तो पंचनामा की दृष्टि से लगातार नमन जी बात कहते आ रहे थे कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग होगा, और वो अलग ये होगा कि इस बार निर्दलीय ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और कई समीकरण बैठ रहे हैं जो निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं। पहले पूर्णिया का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि पप्पू यादव जीते, इसके बाद फोकस तो सभी ने किया, दोनों ही गठबंधन अपने अपने हिसाब से किए, लेकिन आखिर वो कौन सा इनपुट था, कैसे कौन सी बात थी जिसके कारण नमन जी लगातार ये बात कह रहे थे, और कल तो इन्होंने उस बात पर एक तरह से समझिए कि मुहर लगा दिया कि हर हाल में वहाँ शंकर सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या समीकरण था, कौन सा इनपुट था जिसके आधार पर नमन जी ये बात लगातार कह रहे थे, और कल तो दावा कर रहे थे नमन जी, आखिर ये था क्या? एक कमेंट में भी कई लोगों ने मुझे, कल जो दर्शक थे उन्होंने भी कहा जी कि आप जमीन पर नहीं पहुंचते हैं, पूरे चुनाव जमीन पर जाने के चलते मेरी तबीयत भी बहुत बार, जब आप इस तरह का जब समीकरण लेकर के आते हैं या बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी बात जी जी लोग सुनना चाहते थे कि दो तरफ के लोग हैं, एक सुनना चाहते हैं कि जदयू जीतेगी, एक सुनना चाहते हैं कि आरजेडी जीतेगी, और सच कोई सुनना चाहता नहीं, इनमें से कोई नहीं सुनना चाहता जी जी, सच्चाई है। तो और जो लोग हैं यहाँ वो मजबूरी बस है, ज़्यादातर लोग हम पसंद नहीं है, जो लोग देखते हैं उनको भी मैं पसंद नहीं हूँ, क्योंकि साफ साफ खरा खरा बोलता हूँ ना, तो उन लोगों को लगता है कि, लेकिन पता भी है बुरा लगता है, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, गलत बोल देंगे, हर बार जानते हैं कि नमन से बात सही होती है, लेकिन फिर कहते हैं इस बार गलत हो जाएंगे, और जब सही होते हैं तो कहते हैं ठीक है देख लेते हैं, सही बतवा तो यही ना बताए। पहले लोग कहते हैं स्पॉट पे जाइए, और बाद में कहते हैं फिर देखते क्यों है, जब गलत हो तो मैं देखते क्यों जी, जी। देखते इसलिए क्योंकि सारा दुनिया का जो नौटंकी नखरा देख के आते हैं तो कहते हैं सच तो नमन मिश्र बताएगा, और इसलिए बताएगा क्योंकि हर जगह पर मैं बिना लाग लपेट के बात करता हूँ जी। मेरा ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। अगर आपको लगता भी है कि मैं किसी को लेकर बहुत क्रिटिकल हूँ या किसी को लेकर बहुत प्यार उमड़ रहा है मेरा, तो केवल समझ लीजिए परिस्थितियाँ ही सारा उस तरफ कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये परिस्थितियाँ तय करती हैं, मैं नहीं तय करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कोई भी कमेंटेटर सामने वाली टीम जब जीतती है और कन्विंसिंगली जीतती है और एक पैटर्न दिखता है तो वो बोलेगा ही ना, और जीतती हुई दिखाई दे रही है, में वो जीत की खुशी नजर आती है, चाहे वो किसी देश का हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, वो आपको नजर आएगा। और यही पैटर्न कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो करते हैं। वो अपनी जगह पर बात है, कमेंट में जितने लोग हैं उनको जवाब तो मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, जीतेगी राजद जीतेगी, कई लोगों ने कहा था कल तो उसे भेंट करेंगे, मतलब भेंट तो कोई करना ही नहीं आता है, आया करो ना यार। अरे आज ही परिणाम फाइनल होने के बाद हम लोग आपस में तो चर्चा कर रहे थे, इसी बीच में कई फोन आए, रत्नेश को भी फोन आए हैं, 20 से 22 फोन मेरे पास आए हैं जी, और मुझे ये कहा गया कि नमन जी आखिर ऐसे कैसे कहा आपने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कल ही 5-6 बिंदु आपको बताए थे। गंगोत समाज आपस में लड़ गया जी, तो निर्दलीय को फायदा होना तय था। 3 लोग वहाँ मौजूद थे जो कि अंदर समर्थन कर रहे थे निर्दलीय का, 3 बहुत महत्वपूर्ण इकाइयाँ जी। आगे समझाएंगे आपको, अभी ये सब बात हम खोलने वाले नहीं है। कल में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, रुपौली की हार जीत तो हो गया, अब इसमें तेजस्वी यादव का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत फोकस किया था इस पर।
मुझे लगता है कि आपको ये पूछना चाहिए कि इसमें बिगेस्ट लूजर कौन है दोनों में? निश्चित रूप से तेजस्वी और नीतीश में से आखिर किसकी बड़ी हार हुई है? क्योंकि दोनों देखिए, अब शक्ति सिंह का मैंने वीडियो देख लिया जी, मैंने लजाइली का ढोल टोयला, वही वाला हाल है। मतलब कितनों हार जाए, कितनों चप्पल जूता पड़ जाए, फिर भी झाड़ के खड़ा हो जाना है जी। अरे हार रहे हो, प्रवर्तमान सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है, फिर भी हार रहे हो जी। क्यों हार रहे हो? बीएसपी की जीत अपनी जीत, टीएमसी की जीत अपनी जीत बताओगे? ऐसे चलेगा? सवाल ही नहीं है। जब गठबंधन करना होता तो सीटें नहीं देते हो, बिल्कुल, और फिर बात करते हो कि उसकी जीत में हमारी जीत है। हम आपकी हार में आपकी हार नहीं है। पूरे बिहार में लोकसभा में आप फ्लैट गिरे हैं, और टक्कर में भी आप नहीं ना, तीसरे नंबर पे फेंका रहे हैं। जो लोग आपके साथ थे वो भी बंद कमरों में मुझसे कहते हैं कि आपका आकलन सही था, तेजस्वी ने बहुत गलतियां की हैं। 9 सीट पर कोई कह रहा है, कोई 10 सीट पर, मैंने 12 सीटों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तेजस्वी से गलती हुई है। और मैं जब कहीं भी बंद कमरा हो या सार्वजनिक मंच हो, आप मेरे सामने बिठाइए किसी भी प्रवक्ता को राजद के, और अगर प्रूफ नहीं कर दिया मैंने उसके सामने रो नहीं दिया प्रवक्ता महोदय, तो जो बोलिए सो कि उसने कहाँ गलती की है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और ना मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना तो ना मैं रोकने वालों में से हूँ जी। दुख इस बात का लगता है कि जब मौका था बदलाव का तो बदलाव नहीं हुआ जी। लोकतंत्र की खूबसूरती बदलाव में है और हम लोग बदलाव के वाहक हैं। और इसमें सफलता, अब आपके सवाल का जवाब नहीं दे दूं, बिगेस्ट लूजर कौन? बिगेस्ट लूजर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव बहुत बड़े नुकसान में है। और नीतीश कुमार की भी भदपिटी है, बता देते हैं। देखिए, तो 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल जान लीजिए, बस तेजी से बता दूं। फिर नीतीश जी की देखिए, नीतीश जी की राजनीति बहुत बची नहीं है। हमें तेजस्वी पर ही फोकस करना चाहिए कि अगले सीएम के तौर पर एक बड़ा हिस्सा मीडिया का, वोटरों का, समर्थकों का, देश भर के लोगों का तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर मान चुका है 25 का। वरना अंबानी उनको बुलाते नहीं, परिवार। बिल्कुल, अंबानी भी जानते हैं कि बिहार में हो सकता है कि हमें आगे चल के तेजस्वी की आवश्यकता पड़े। तो तेजस्वी की ताकत इतनी है कि उसको कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार इस चुनाव में हारे हैं, नीतीश भी हारे हैं, लेकिन तेजस्वी से ज़्यादा नहीं हारे हैं। इसका कारण मैं समझाऊंगा आपको। नीतीश के पास आगे का भविष्य भाजपा उनकी तय करेगी जी। भाजपा के घोड़े पर बैठकर वो 25 चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल अपने दम पर नहीं जी। और रही बात नीतीश कुमार के इस चुनाव में हारने की, तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हार इस चुनाव में यही है कि सारा का सारा ईंधन एक ही लगाने के बाद इस उपचुनाव में पंचायत वाइज मंत्रियों का ठाटा लगा हुआ था, बैठे हुए थे समीकरण में, जातीय समीकरण में, हर तरह से, हर हॉर्लिक्स, हर कॉम्प्लान, हर कोचिंग, हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के बावजूद भी बच्चा फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? देखिए, कारण अगर मुझसे जानना चाहिएगा तो मैं जल्दी से 2-3 कारण बताता हूँ। देखिए, बदनामी तो संजय झा की भी होगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। और पहले ही चुनाव में, उपचुनाव, छोटा सा चुनाव था और प्रथम गारंटर से मक्षिकम पात्रम जी आए, सिर मुड़े पड़े। आते आते संजय झा को स्वागत कैसे किया गया, तो ये चुनाव में हार ले लीजिए पहले। तो ये भी मैंने निश्चित रूप से, हालांकि वो चुने गए तब जब चुनाव ऑलमोस्ट आधा चरण पे आ चुका था। नमन जी संजय झा जब गए वहाँ स्पॉट पे तो उन्होंने अपने स्तर से इतनी तैयारियां की जो अब तक तैयारी एनडीए ने नहीं किया था। कई लोगों को वहाँ उन्होंने जोड़ा, जिसमें आपने देखा होगा संजीव मिश्रा को उन्होंने जोड़ा, बैजनाथ मेहता को लेकर के आए, जो लोग साथ में नहीं थे उन लोगों को भी ला करके उन्होंने कोशिश किया। इल्जाम संजय झा पे लगाना गलत होगा जी, बिल्कुल वो लास्ट में, लेकिन अब पुत के पाँव पालने में दिखता है, सो बिकता है। दूसरी बड़ी बात, मैं फिर एक बात कहूँगा और इस बात को चुनाव तो कहता रहूँगा, आपकी एक नेता जदयू के जो सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने क्या कहा था? हमको मुस्लिम यादव का वोट नहीं चाहिए जी, ऐसे कुछ बातें कही थी। लंबी बात उन्होंने कई जातियों का नाम रखा था, कुशवाहा को लेकर बोल दिया। फिर जो बैस समाज का नहीं है, सोनी समाज का नहीं है, समाज की जनसंख्या कितना है? बिल्कुल अच्छी खासी संख्या है, उनको बोल दिया। तो आपने उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया। पार्टी के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार आगे कहते हैं सही तो बोले, गलत क्या बोल रहे, नहीं उनकी बातों गलत मोड़ के बोले। अरे अभी तक माफी नहीं मांगे हैं भाई, बिल्कुल माफी मंगवाइए, अरे तो 25 में जाएंगे कुर्सी हाथ से। और मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई ऐसा ना कि तीसरा बन जाए, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बन जाए जो कि आप सोचे ही नहीं थे कभी। ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। धीरे धीरे मैं वही आज बताऊंगा आपको। तेजस्वी नमन जी, इस चुनाव में 4-5 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तो पप्पू यादव से अगर शुरुआत कीजिए तो पप्पू यादव वहाँ पूर्णिया जीते, अपने दम पर जीते, और उन्होंने अंतिम में कहा तेजस्वी यादव और उनकी कुर्सी के बीच, जैसा कि हमारा आज का पैटर्न है जी,
उनकी कुर्सी पर 4 बड़े ग्रहण इस चुनाव के बाद लग गए हैं जी। वो पहले भी थे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया। तेजस्वी यादव, अच्छा देखिए, तेजस्वी और पप्पू की लड़ाई में कौन जीता? निश्चित रूप से पप्पू यादव जीते। कैसे जीते? लोकसभा में भी जीते, विधानसभा में भी जीते। आपको दोनों जगहों पर यही कहना पड़ गया कि हमको वोट मत दो, उसको मत दो, उसको दे दो जी। भले आपने यही ना कहा, और इसकी वजह से आपके प्रत्याशी को नंबर 3 पे। अरे राजद जिस प्रत्याशी को सपोर्ट करे, राजद रेसे में नहीं है। लोकसभा में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगड़ा की बेटी, पिछड़ा की बेटी, पिछड़ा की बेटी वर्सेस अगड़ा शक्ति यादव को मैं बात सुन रहा था, अभी भी वही रिटोरिक्स पे चल रहे हैं। आप धीरे धीरे एक बड़े समाज को खुद से दूर कर रहे हैं जी। और वो समाज अपनी नाराजगी लेकर भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। इसका कारण है कि वो तीसरे को वोट दे रहा है। राजद नहीं पसंद है, भले भाजपा पसंद नहीं है, लेकिन राजद पसंद नहीं है। यही ये चुनाव चीख के कह रहा है। शंकर सिंह का जीतना और पप्पू यादव का जीतना, इन दोनों का जीतना, ये साफ साफ चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि पिछड़ा बहुल क्षेत्रों में भी तेजस्वी प्राथमिकता नहीं है, फर्स्ट चॉइस। डर नहीं लगता है इसका सुनने के बाद? लगना चाहिए डर, बिल्कुल लगना चाहिए। राजद के एक विधायक का हाड़ कांपना चाहिए। जो स्थिति बनी हुई है, आपके तुरंत अभी अध्यक्ष का एक लेटर जारी हुआ जिसमें वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर से बच के रहना है। प्रशांत किशोर पांडे हैं, प्रशांत किशोर पांडे। मनोज झा पांडे नहीं है, नहीं वो तो ठाकुर पांडे नहीं है, तो ठाकुर का कुआं कहते हैं। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है जी, पांडे है ना जी। पांडे निकाल दे, झा हटाए, झा हटा के बात करें जी, तब मानेंगे हम। ऐसे कैसे मान लेंगे? दोनों मजा लीजिएगा जी। तब बुलुक से ब्राह्मणों में, बुलुक से होना हूँ, ए टू जेड भी कहते हैं। जब तक पद मिला हुआ है तब तक ये लोग हैं तेजस्वी के साथ। तेजस्वी यादव एक बार राज्यसभा मत ना भेजे। अरे राहुल तिवारी की टिकट काट दे, देखे ना उसके बाद शिवानंद का नखड़ा, तुरंत नीतीश कुमार के पालने में 5 मिनट ना लगी। मनोज केजरीवाल के पास 5 मिनट ना लगी। काट के तो देखिए, कौन सा आर्म चेयर वाले थिंकर्स, आर्म चेयर वाले सवर्ण, मैंने इस रखिएगा। चुनाव ने बहुत सारा खेल रचा है। मैंने पप्पू यादव ही नहीं है, इसके आगे भी और लोग हैं, बहुत लोग हैं। पप्पू यादव शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको लाइन से हम कौन कौन है। पप्पू यादव सबसे बड़ा अपग्रहण है तेजस्वी यादव के किस्मत में। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी पप्पू यादव के पास बिहार कांग्रेस की कमान भी आने वाली है जी। अब गठबंधन से लेकर सीट के समझौता तक का बात पप्पू यादव तक आने वाला है। जो कांग्रेस और जो राजद का गठबंधन है, इस गठबंधन के लिए कितना हितकारी होगा या कितना अहितकारी होगा, उसी जाति से आते हैं, समय में समझ में आएगा। पप्पू यादव जिस जाति से आते हैं वही जाति तेजस्वी यादव की है। यूथ का कनेक्शन भी उनके साथ है। पप्पू यादव की वजह से आपने क्या क्या हारा। ये विधानसभा सीट मत जोड़िएगा, नहीं, इसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं ब्राउनी पॉइंट जी, एक्स्ट्रा में मान लीजिए। इसके अलावा जोड़िए आप आसपास की सारी सीटें जोड़िए जी, निश्चित रूप से सुपौल से लेकर शुरू कर चुके हैं अपना वो काम। आप चले जाइए जहाँ मधेपुरा तक, जहाँ जाइएगा ना, हर सीट जहाँ यादव बहुल क्षेत्र अगल बगल का था पूर्णिया के, हर जगह तेजस्वी कम से कम 20 सीट ऐसी है जो हाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तेजस्वी। और जब 20 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि 4-5, लेकिन तेजस्वी यादव के इन्फ्लुएंस वाली सीट पर पिछड़ा बहुल क्षेत्रों में पप्पू यादव की वजह से आप हार गए जी। अब पप्पू आप इतना स्मार्ट हैं कि वो आपको समर्थन भी कब करते हैं, जब पूरा चुनाव खत्म हो गया तब बीमा भारती को समर्थन उन्होंने किया, वो भी 5 मिनट के लिए जी, वो भी कागज पर, कोई जमीन पर उतर कर नहीं। पप्पू अगर जमीन पर उतर गए तो बीमा भारती के लिए शुरू से, तब बीमा भारती चुनाव जीत गई होती। निश्चित रूप से, क्योंकि उस क्षेत्र में पप्पू यादव का दबदबा बहुत तगड़ा है। मैं खुद वहां मौजूद था और पूरे देश के, मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े पत्रकारों ने मुझे फोन कर पूछा था मुझसे, आप इतना दावे कैसे कह रहे हैं पप्पू यादव जीत रहे हैं जी। बोले मुझे दिख रहा है। अरे नमन जी क्या बात कर रहे हैं, दलित थोड़ी जीत जाएगा कोई, अब मुझे तो यही दिख रहा है। इस चुनाव में सम्राट चौधरी की क्या? पप्पू मैं चैप्टर खत्म कर दूं। पप्पू का 1-2 बात और है। लेकिन पप्पू यादव को अगर बहुत समझा बुझा कर भी राजद के साथ गठबंधन में रखा जाएगा तो तेजस्वी यादव के लिए हमेशा वो थ्रेट रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की सीटें अगर ज़्यादा आ जाएंगी तो पप्पू यादव तेजस्वी पर भारी पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अगर तेजस्वी और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनाने की स्थिति बन जाए और कांग्रेस के 20 विधायकों की आवश्यकता पड़ जाए तो पप्पू यादव क्या मांग देंगे तेजस्वी से? ऐसा ना कलेजे मांग दे लालू जी का। बिल्कुल, ये भी संभव है, एकदम बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव। आप समझिए कि अगला पिछला सब हिसाब बराबर। पप्पू यादव आपके कुंडली में घुस गए हैं राहु केतु की तरह। अब वो कौन सा स्थान ले लेंगे कोई गारंटी नहीं है। तेजस्वी जी चाह कर भी, अरे इसको मत दो ना वोट, इसको दे दो ना, अरे इसको मत, मेरे दुश्मन को दे दो,
दुश्मन के दुश्मन को दे दो, सबसे बड़े दुश्मन को दे दो, लेकिन इसको मत दो। इच्छा मृत्यु भी नहीं मिली, विरोध करके बहुत बड़ा काम। करो, इच्छा मृत्यु भी नहीं मिली तेजस्वी यादव को वहां पर राजनीतिक। बीमा भारती को जिताना ही नहीं चाहता तो लोग ऐसा लग रहा था। और बीमा भारती क्या लड़ेगी, मुखिया चुनाव लड़ेगी, क्या लड़ेंगी? 5 साल तो इधर से समाप्त और 6 साल उधर से समाप्त। राजनीति ही लगे तरह समझिए समाप्त। नहीं, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को एकदम मजबूत हृदय करके किसी एक आदमी को एमएलसी से हटाकर बीमा भारती को एमएलसी बनाना चाहिए, क्योंकि उस महिला के साथ गलत तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछड़ा की बेटी है, हमको लगता है कि राज्यसभा भेज देना चाहिए मनोज झा की जगह पर। मनोज झा एक सवर्ण है हाँ भाई, जिनका जगह नहीं बनता है इस पार्टी में। ये सामंतवादी लोग हैं, इन सामंतवादी लोगों को पहले हटाना चाहिए और इनकी जगह पर बीमा भारती को मैं राज्यसभा जाते देखना चाहता हूँ और राज्यसभा दहाड़ते देखना चाहता हूँ, ताकि वास्तविक न्याय हो सके जो सामाजिक न्याय लालू यादव करते थे। जी, इसीलिए आते थे ना। जी जी जी। अब दूसरी बात है, खाली मुंह से नहीं बोले हैं, मैं मुंह से हकीकत करके दिखा। दिखता हुआ तो वोट मिलता ना, वोट कहाँ मिला? तीसरा नंबर पर आ जाता है ना। बीमा भारती की हार नहीं है, तेजस्वी यादव की हार है। वो जदयू में रहती तो जीती जाती थी। बिल्कुल। कब हारी है जदयू में? कभी हारने का रिकॉर्ड रहा? कलाधर मंडल को उठा करके जो पिछले बार 5000 वोट लेकर के 4000 वोट लेकर के आए थे, उनको ले आकर के खड़ा करके 70,000 के आसपास उनको वोट आया। 69,000 और ज्यादा वोट लाया है, बिल्कुल नहीं लाया है। मैंने कल भी कहा था कि मेन चुनाव से ज्यादा वोट आया है। मेन चुनाव से ज्यादा वोट आया है। मेन चुनाव से ज्यादा वोट है। कल भी मैं कह रहा था कि कलाधार मंडल की संभावनाएं हैं जी, लेकिन एकाएक शंकर सिंह की स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि 4-5 जगह से उनको पोषण मिल रहा था। जी 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 जी। अब हम बार बार बताएंगे नहीं क्या कारण था। नहीं, सम्राट चौधरी के बारे में मैं बात कर रहा था। उन्होंने भी रोड शो वगैरह किया था, बहुत सम्राट चौधरी का पगड़ी खोलना नीतीश कुमार के लिए घातक नहीं है जी, ये किसी और के लिए घातक नहीं है, ये पूर्णतः तेजस्वी यादव के लिए घातक है जी। इट मीन्स कि वो नीतीश कुमार से अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार और उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाएगा जी। अब ये दोनों एक ही लाइन पर काम करेंगे। नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये भी काम करेंगे जी। मन से करें बिना मन के करें, जो आदेश मिला है उस आदेश को पालन करना ही पड़ेगा जी। और आगे चल के सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज के जो युवा है, कार्यकर्ता, वोटर्स, एग्रेसिव जो नेचर है सम्राट चौधरी का, वो कई लोगों को पसंद आता है जी। तो आपका तेजस्वी यादव के तौर पर आपको एक बात पता है, केवल एमवाई से आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। आप लड़ाई में तगड़े हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं बन रहे हैं। अगर बनना होता तो 20 में बन गए होते। आपको कुछ ओबीसी की और जातियां जैसे कुशवाहा और दलितों में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा वोटों में। सवर्ण आपकी तरफ रुझान नहीं रखते हैं। सवर्णों को तीसरा जैसे ही मोर्चा मिल जाता है वो तीसरे की तरफ भाग जाता है, दूसरा आप उनको पसंद नहीं है। नमन जी, मैं आंकड़ा यहाँ देना चाहता हूँ। एक आंकड़ा मेरे पास है कि एमवाई समीकरण को अगर जोड़ देते हैं तो 30-32% वोट होता है जी। दूसरा आंकड़ा जो है एनडीए ने तैयार कर लिया है और नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है। दूसरा आंकड़ा है चिराग पासवान का जी, जो कि 19% उनका वोट है जी। और दूसरा उसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवर्णों का वोट है 15.5%। वोट आप कैसे जोड़ रहे हैं? जो दलितों का वोट है वो तो पूरा जोड़िएगा ना, एससी का, शेड्यूल कास्ट का, तो 19% वोट है उनके साथ। तो अब तो मांझी भी हैं जी, जी। तो 19% वोट ये होता है नमन जी। और इसके साथ साथ सवर्णों का 15% वोट, 15.5 है लेकिन 15 जोड़ के चलते हैं, तो ये दोनों मिला करके 34% होता है। यानी कि एमओआई समीकरण के बदले में ये वोट तो क्लियर हो गया। अब बाकी शेष बचता है वो भारतीय जनता पार्टी मैंने यही कहा कि केवल एमओआई पर वो नहीं जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। उन्हें कुशवाहा, दलित, इन वोटों को अपने पाले में करना होगा और इसके लिए बेहतर एग्जाम्पल यही सेट करना होगा कि तुरंत मनोज झा को राज्यसभा से उतारकर वो तुरंत बीमा भारती को राज्यसभा भेजें। और ये मांग उठनी चाहिए इस पार्टी में, हर पिछड़े नेता को ये मांग उठानी चाहिए कि तुरंत बीमा भारती को सदन में भेजा जाए और वहां जाकर नीतीश कुमार के मुंह पर जवाब दें जी, ललन सिंह का जवाब मुंह पर दें कि जो मनोज झा नहीं कर पाते हैं, जो काम बिगाड़ते हैं मनोज झा, दूगो विधायक भगवा दिए हैं, ऐसा बयान देकर उससे बढ़िया वो रहेंगी वहाँ, तो वो वहाँ जवाब देंगी जी जी। और मुखर महिला है। खैर, सम्राट चौधरी इन सभी कारणों की वजह से तेजस्वी यादव के मैंने तेजस्वी का जो संभावना थी, राजनीतिक कुंडली है सीएम बनने की, उसमें वो ग्रहण का काम कर रहे हैं। वो एकदम इस मामले में तैयार है कि मेरा ना हो, खाली इसका ना हो, तेजस्वी का ना हो, नीतीश से भले बन जाए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती, ये क्या कहानी कह रही है? ये चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से अपने सारे डिफरेंसेस खत्म कर चुके हैं जी। सीट का अगर कोई पेच फंसता है तो फिर वो लड़ाई रहेगी, अलग होगा, लेकिन नहीं, अलग नहीं होंगे, रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ाई अलग होगी। और
इसके अलावा कोई लड़ाई नीतीश कुमार से उनकी नहीं है। अब कोई वैचारिक लड़ाई नहीं रह गई है। बिहार में आगे चल के उन्हें पता है कि नीतीश कुमार जल्द ही किसी न किसी को कुर्सी सौंपेंगे। नीतीश कुमार जब तक है तब तक जदयू का खेल चल रहा है। नीतीश कुमार जिस समय बिहार की राजनीति से आउट होंगे या अवकाश लेते हैं, वैसे ही जदयू नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। कितना भी मजबूत कर लिए इस इमारत को, जिस दिन आएगा भूकंप राजनीति, उस दिन ये इमारत आपको दिखेगी नहीं। मैं खुल के कह रहा हूँ। अभी भी आप जितना भी वोट जोड़ना है, जितना भी नीतीश को मजबूत करना है, जितना जिस तरह से आपको जो आकलन करना चुनाव का कर लीजिए, नीतीश के साथ साथ ये पार्टी समाप्त होगी। देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू नीतीश कुमार। दूर दूर तक बिहार ने देख लिया है, खोज के देख लिया है, अगल बगल दाएं बाएं, दूर गांव में, उस गांव में कहीं नहीं मिला। ना तेजस्वी में, ना नीतीश में, ना मांझी में, ना सुशील मोदी में, ना किसी में जी, ना सोमनाथ चौधरी में, किसी में नहीं मिला। हो सकता है कि कोई बनना होना, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बार बार वो बोलते थे मेरे मुख्यमंत्री, अब सही में उनके मुख्यमंत्री हो गए जी। उन्होंने कहा भी है हम हर तरह से। और चिराग जो आप आंकड़ा जोड़ रहे थे उस आधार पर जोड़िएगा, तो सबसे खतरनाक दावेदार हैं तेजस्वी यादव के कुर्सी के चिराग पासवान। बिल्कुल, चिराग पासवान सबसे खतरनाक दावेदार हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान इनके अलावा एकमात्र ऐसे नेता हैं तेजस्वी के अलावा जिसके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अपना पुश्तैनी वोट बैंक, जिसे वो बढ़ा ही रहे हैं। ये नहीं होता कि ऐसा बच्चा जो बाप की संपत्ति को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, वैसे ही चिराग पासवान ने किया है। आप उनके दलितों के वोट बैंक को जोड़ दीजिए। 2.5% नीतीश कुमार अब तक 15% वोट के मालिक रहे हैं हमेशा, और सारे सवर्णों के वोट बैंक को जोड़ दीजिए। चिराग जहाँ से लड़ रहे हैं ऐसे ही 1.5 लाख 1,90,000 वोट से जीत रहे हैं। बाकी दुनिया का हालत खराब है, पेपड़ी सूखा हुआ है एनडीए के नेताओं का, यहाँ साहबा तक साफ हो गए। और जहाँ चिराग लड़ रहे हैं, जमुई लड़े वहाँ जीत गए 1.5 लाख से, यहाँ लड़े समस्तीपुर में 1,90,000, हाजीपुर लड़े 1.5 लाख, वहाँ लड़े क्या नाम है उसका सीट का, खगड़िया में भी वही हाल हुआ, वैशाली में भी बारी करते रह गया, जीत गया जी। उस जवान गजबे मारा छक्का जी। कोई भी विश्वास नहीं करता कि जीतेगा, ऐसा जीता कि कबार दिया वहाँ किला। कोई अब टिकेगा वहाँ उसके सामने, राजेश वर्मा के सामने? राजेश वर्मा ने ऐसा किला बना दिया कि अब रामविलास पासवान का किला हो गया उससे भी मजबूत। तो ये क्या साबित करता है कि भर भर के झोली चिराग पासवान को वोट मिल रहा है। चिराग किसी जातीय समीकरण में फंसे हुए नेता नहीं है। उसको जो वोट मिल रहा है उसकी जाति का, उसके अलावा कई जातियां उससे आकर्षित हो रही हैं। जो समाज उपेक्षित महसूस हो रहा है चिराग पासवान। हम मान लेते हैं कि चिराग पासवान बहुत सीटों पर लड़ने वाले नहीं जी, बहुत सीटों पर उनको कोई भाव भाजपा देने वाली नहीं है। धीरे धीरे जुड़ेगा वो। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है नमन जी की रुपौली चुनाव और वो चिट्ठी दोनों एक समय आई। इस चुनाव को भी कोशिश किया गया कि अगड़ा पिछड़ा किया जाए। प्रशांत किशोर को यह दिखाने की कोशिश की गई कि वो एनडीए के साथ हैं। इसका असर पड़ा या इसका ये लेटर बैकफायर किया? बहुत सही बात कहा कि इसका टाइमिंग रुपौली चुनाव ही था जी। इस पत्र का लेटर बम के आने का कि किसान पांडे और प्रशांत हमारी पार्टी में से लोगों को तोड़ रहे हैं, और भाजपा की टीम वो रुपौली में अच्छा खासा लोगों को तोड़ लिया उन्होंने जी। और तोड़कर शंकर सिंह के साथ वही आदमी घूम रहे थे। बिल्कुल, जनसुराज ने खुलकर समर्थन नहीं किया शंकर सिंह को, लेकिन शंकर सिंह के साथ जनसुराज के लोग घूम रहे थे जी। गाड़ियां घूम रही थी, उनके साथ लोग घूम रहे थे, जो टूट कर अलग अलग पार्टियों से वो घूम रहे थे। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने अपनी दावेदारी बिहार की राजनीति में एक बहुत मजबूत प्रस्तुत कर दी है। दिक्कत क्या है कि प्रशांत किशोर अब तक मैं कंसिस्टेंटली टॉयल करते हुए, मेहनत करते हुए बिहार की राजनीति में मैंने नहीं देखा जी। और जब चूँकि बयान भी उनके पप्पू यादव तरह आते हैं, कभी कुछ बोलते हैं उसके बाद कुछ और बोल देंगे, भाजपा के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं। उसका कारण है वो चाहते हैं कि भाजपा का वोटर को नाराज हम ना करें, बिना नाराज किए हुए भाजपा का वोटर अपने पक्ष में ले लें। जैसे कैसे वहाँ पवन सिंह लड़ रहे थे जी, तो पवन सिंह वाली स्थिति में आ सकते हैं बिल्कुल कई जगहों पर, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि वो जीतने वाली स्थिति में नहीं है। यहाँ एक चुनाव हुआ एमएलसी का, जिस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया खालिद क्या नाम उनका, जीत गया वो जो भी खालिद अनवर थे, खालिद अनवर नहीं थे, खालिद अनवर एमएलसी बने हैं जदयू से, और जो भी थे आफाक अहमद जो भी नाम था उनका, वो जीते। तो प्रशांत किशोर ने तुरंत छोड़ दिया, हम निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए जीत गए। ऐसे सेकेंड हैंड विक्ट्री नहीं मानी जाएगी। पार्टी बने, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पार्टी बनाइए और पार्टी बनाकर शंकर सिंह को टिकट देते हैं।
और तब जब जीत होती तो देखने लायक वो जीत होती। बिल्कुल। तब प्रशांत किशोर की इस बिहार क्रांति में एंट्री होती और नमन मिश्रा विश्लेषण में कहता कि प्रशांत किशोर ने अच्छा छक्का मार दिया। ऐसे सेकंड हैंड अगर विक्ट्री को आप जोड़िए तो सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं लेकिन हैविंग ऑल सेड ऑल दिस, मैं एक बात जरूर बोल दूं कि तेजस्वी यादव के जीवन में उनके कुर्सी के एक और ग्रहण ये भी है जी, ये भी अगर जो 20-30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा को लेकर जो सॉफ्टनेस इनका दिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के भाजपा के साथ भी हो जाए बिल्कुल चुनाव तक। हालांकि ऐसी संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन जैसे रुपौली में हुआ है जी, 2 गंगोत लड़े या तीसरा वहाँ लड़ गया, ऐसे ही अगर बाहर से प्रत्याशी लड़ा के और कहीं अगर सीट कुछ निकाल ली है, कहीं सीट निकाल ली है, तो एक बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, सरकार का एक बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये अगर सीटें 10, 15, 20 आ जाती हैं प्रशांत के पास निर्दलियों का, तो ये निश्चिंत रहिए कि अगर आवश्यकता तेजस्वी को पड़ती है और फिर आवश्यकता पड़ती है भाजपा को, तो प्रशांत किशोर किधर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जानते हैं किशोर उस जीत के जो प्रणेता उनके वोटर्स हैं, जो बदलाव के लिए वोट कर रहे थे, जी, जो तेजस्वी को वोट नहीं कर रहे थे और एनडीए को वोट नहीं करके आपको कर रहे थे, वो आपको सेकंड चॉइस छोड़कर थर्ड चॉइस बना रहे थे और आपको पसंद कर रहे थे। अगर उनको लेकर चले जाते हैं तेजस्वी के पास, तो उनके पास दोबारा फिर बबूल के नीचे आम नहीं उगेगा। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति, इतना तो परिपक्व है प्रशांत किशोर को समझ रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती, खैर स्थिति आने वाली बहुत दूर अभी लग रही है, पार्टी बनाएंगे, पार्टी की स्थिति क्या होगी वो सब पर मेरी नज़र है, लेकिन पप्पू यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और अब नए में खुद ही बना लिया प्रशांत किशोर को, खुद ही बना लिया राजद ने उनको अपना दुश्मन, तो प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल लॉचिंग दे दिया एक तरह से जी। तो अब ये जीत तो वो भुनाएंगे ना हर जगह। बिल्कुल। देखें राजद का हालत कैसे सूख गया, जब हम उतरे तो हमने निर्दलीय को समर्थन क्या किया, राजद का लेटर निकालना पड़ गया। आज तक राजद लेटर निकाली थी कांग्रेस के लिए, आज तक राजद ने निकाली थी लेटर भाजपा के लिए, जदयू के लिए, किसी के लिए, हमारे लिए निकालना पड़ गया। हम ही हैं अवतार। यानी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो है वो बालू पर सफ़र कर रहे हैं, जितना आगे पैर बढ़ाते हैं उतना पीछे खसक जाते हैं। सलाहकार बदलस। चलिए, तो विशेष पंचनामा में हमने कोशिश किया आपको बताने का कि वर्तमान परिस्थितियां क्या बनी है और इसका 2025 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि 2025 के चुनाव से पहले बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बदलेंगी और हर बदलती हुई परिस्थिति से हम आपको जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।